वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इको ट्यूटोरियल्स। आज फिर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ऐसा टॉपिक जो कि आजकल की पॉलिटिकल डिस्कशंस, इकोनॉमिक डिस्कशंस का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। वो है वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी। और हम क्या देखते हैं कि इंडियन रुपी की वैल्यू लगातार डेप्रिशिएट कर रही है और ये इस टाइम 94-95 की रेंज में वेरी कर रहा है $1 के कंपैरिजन में। जो भी बात कर रहे हैं हम डॉलर के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं। तो आज के इस टॉपिक में मैं ये बात करूंगा कि इंडिया का रुपया डेप्रिशिएट क्यों कर रहा है। क्या वर्ल्ड की सारी करेंसीज ही डेप्रिशिएट कर रहे हैं डॉलर के मुकाबले में या इंडियन रुपी, और अगर इंडियन रुपी कर रहा है बाकी करेंसीज के मुकाबले में अगर ज्यादा कर रहा है तो क्यों कर रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट आरबीआई का एफर्ट क्या है और इस ट्रेंड में आने वाला टाइम क्या कहता है कि रुपी डेप्रिशिएशन रोक सकते हैं या नहीं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। फिर देखिए टाइटल देखो, दैट इज डिक्लाइनिंग वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी। Why is the rupee falling? What are the global factors? What is the impact on India? And what next to expect? The causes, impact and the way forward. That's the core of my presentation today. बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि ये डेप्रिशिएशन ऑफ इंडियन करेंसी या इंडियन रुपी का मतलब क्या है। करेंसी डेप्रिशिएशन का मतलब होता है कि जब आपकी करेंसी की वैल्यू कंपेयर टू द फॉरेन करेंसी फॉल कर जाती है। देखो क्या लिखा है, ए फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर फॉरेन करेंसी दैट इज रेफर्ड एज करेंसी डेप्रिशिएशन। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी क्या क्या होता है। देखो इसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि मान लो आज से महीना पहले एक $85 85 का था और आज वो 95 रुपीज का हो गया। तो इसका मतलब वैल्यू हैज डेप्रिशिएटेड बाई 10 रुपीज। आमतौर पे कंफ्यूज कर देते थे, डॉलर पहले 82 का था, 95 की वैल्यू बढ़ गई। वैल्यू बढ़ी नहीं, कम हो गई। कि पहले आपको $1 के बदले में 82 रुपए के बदले में $1 मिलता था, अब 95 रुपीज के बदले में $1 मिल रहा है। सो दिस इज डोमेस्टिक डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिलेटिव टू अदर करेंसीज फॉल कर गया। Fewer units of domestic currency by 1 unit of foreign currency, जो मैं अभी बोल रहा हूँ। Fewer unit of domestic currency by 1 unit of foreign currency, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि पहले $82 82 का था, आज ये अगर 95 रुपए है तो 13 रुपए डेप्रिशिएट कर गया। कि पहले डॉलर को लेने के लिए आपको 82 रुपए देने पड़ते थे, अब आप उसके 95 रुपए दे रहे हो। दैट्स इन सिंपल टर्म कि पहला मेरा टारगेट था कि आपको करेंसी डेप्रिशिएशन होता क्या ये बताएं। नाउ कमिंग टू अवर कोर टॉपिक, डेप्रिशिएशन ऑफ इंडियन रुपी। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी हिस्ट्री ट्रैक करेंगे कि हिस्ट्री में राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस से लेके आज तक जो 75-76 साल हुए हैं हमारे, उसमें हमारे रुपए की जर्नी कैसे रही। सो दिस इज अगेन ए वेरी इंटरेस्टिंग। देखो इसको, दिस इज पोस्ट इंडिपेंडेंट फिक्स एक्सचेंज रेट $1 इक्वल टू ₹1। ये यहां से शुरू होते हैं हम इंडिपेंडेंस में। पहला $1 इक्वल टू $1, दैट इज 1947। 1966 में पहली डेप्रिशिएशन की गई इंडियन रुपी की और डिवैल्यूएशन की गई। और डिवैल्यूएशन होता है कि अपनी करेंसी के प्राइस को कम करना। ये हो गया 4.76 कंपेयर टू $1, दैट इज इन 1966। 71 आपको पता है, ये भी 66 में भी वॉर का इंपैक्ट वगैरह था, इसलिए ये रुपए की वैल्यू गिर रही थी। 71 अगेन बांग्लादेश वॉर का टाइम था, इसमें भी वॉर इंपैक्ट के कारण ये डॉलर जो है ₹4.76 की जगह पे अब ₹7.50। मैं इंपॉर्टेंट लैंडमार्क ईयर्स ले रहा हूं, ये नहीं है, ये देखो वैल्यू तो डेली बेसिस पे चेंज होती है, लेकिन हम सिर्फ लैंडमार्क ईयर्स ले रहे हैं। देन 1991 आपको पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था और इंडियन इकोनॉमी जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ सॉल्वेंसी थी। तो उस टाइम ये 17 पॉइंट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 17.50 to $1। दिस वाज 1991। अब इसके बाद सीधा मैं 2013 पे आ जाता हूं।
इसमें ग्लोबल मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी थी, 45 से 48 रुपए का $1 था, और ये वो टाइम था जब पेट्रोल का प्राइस बहुत ज्यादा $130 $135 तक चला गया था, और गवर्नमेंट को उसको कंट्रोल करने के लिए सब्सिडाइज्ड पेट्रोल देना पड़ा था, इसलिए रुपए की वैल्यू जो है वो 45 से $48 तक चली गई थी। इसके बाद शुरू होता है बीजेपी रिजीम। बीजेपी के टेन्योर में 2014 से ये रुपये की जर्नी अपवर्ड शुरू होती है। 2020 कोविड का इम्पैक्ट, कोविड के इम्पैक्ट के कारण ये 74-76 तक हो गया, और आज 2024 में 83 रुपीज था $1 का, और अगर आज का करंट रेट बोलूं राउंड अबाउट 95 रुपीज। तो आप ये देख लो कि पिछले 10 सालों में 11 सालों में ये ऑलमोस्ट $48 से आज ये $94-95 तक हो गया है। बहुत तगड़ा इंक्रीज, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी, डॉलर के प्राइस में तगड़ा इंक्रीज हुआ है। देखो पहली बात जो इस डिस्कशन से निकलती है, देखो एक तो इम्पैक्ट आता है, कोई अबनॉर्मल सिचुएशन हो, कोविड हो, वार हो, या कोई, और एक बहुत बड़ा फैक्टर जो इफेक्ट करता है वो पेट्रोल करता है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू ही करेंसी की कम होती जाती है, कि आपकी वैल्यू जो है गिरती जाती है करेंसी की। उसी चीज को हम एनालाइज कर रहे हैं कि डॉलर पिछले 12 साल में इतना ज्यादा गिरा, तो गिरा क्यों। अब इसमें देखो, ये इन लास्ट 2 इयर्स बड़े, देखो मैंने 12 साल की बात की, और अब जो स्लाइड आ रही है 2 साल में डॉलर कहां से कहां पहुंचा। देखो ये जुलाई 2024 का रेट है 83.5 to $84 रुपीज पर डॉलर, बढ़ता बढ़ता है जनवरी, ये ट्रेंड देखो, ये यहां तक पहुंचते हुए $94-95 तक इस टाइम है, और वी फियर कि सून इट विल क्रॉस इवन $100, इट कैन क्रॉस इवन $100। ये इंडिकेट कर रहा है कि इंडियन करेंसी इज डेप्रिशिएटिंग लाइक एनीथिंग, वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी इज डेप्रिशिएटिंग लाइक एनीथिंग, or we need to assess the causes and how it can be checked. So देखो rupee has depreciated by rupees 10 to 11 per US dollar in last 2 years. देखो key takeaways पढ़ो, Indian rupee has been continuously weakening against the US dollar. फिर कहता है इसका मेन कॉजेज इसमें US डॉलर, हाई क्रूड, स्ट्रॉन्ग US डॉलर, डॉलर की स्ट्रॉन्गनेस, high crude oil price, global uncertainty, these are the major causes. A weaker rupees makes, ये आपको पता है कि अगर वीक रुपया होगा तो आपको एक्सपोर्ट से अर्निंग कम होगी, नंबर 1, और दूसरा इंपोर्ट्स की कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, और एक ना केवल सिर्फ पेट्रोल बल्कि हर चीज के इंपोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, आपका डेफिसिट जो है बढ़ता जाएगा। देन पॉलिसी एक्शंस बाय आरबीआई, ये करेंगे हम आगे। सो मेन चीज मैंने जो पहले बताई कि भाई ये रुपए की वैल्यू लगातार डेप्रिशिएट कर रही है। अब क्वेश्चन ये उठता है, बहुत शोर मचा इसमें पॉलिटिकल सर्कल्स में, इकोनॉमिक डिस्कशंस में, बहुत प्रो एंड कॉन्स, एक प्लस वाले भी हैं, माइनस वाले भी हैं। प्लस वाले अपने आर्ग्यूमेंट देते हैं, माइनस वाले अपने आर्ग्यूमेंट देते हैं। लेट अस सी कि इंडिया कंपेयर टू अदर वर्ल्ड करेंसीज, इंडियन रुपी ज्यादा गिरा है कि कम गिरा है। देखो यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन, इंडियन रुपी, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, स्विस फ्रैंक। आप इस स्लाइड को आराम से देखो, इट्स अ वेरी गुड स्लाइड, आप इसको देखो। अब इसमें ये 2 रेट दिख रहे हैं, देखो यहां पर क्या है, ये यूएस डॉलर डेप्रिशिएट कर रहा है, यूएस डॉलर यहां एप्रिशिएट कर रहा है, यहां एप्रिशिएट कर रहा है। इंडिया के लिए देखो डॉलर डेप्रिशिएट, यूएस डॉलर 13.75%, इंडियन रुपी डेप्रिशिएट किया, नॉट यूएस डॉलर, इंडियन रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है, यूएस डॉलर हैज एप्रिशिएटेड। अगर आप इस डाटा को देखो तो ज्यादा क्रैश जो डोमेस्टिक वैल्यू का हुआ है किसी करेंसी का, तो वो है इंडियन रुपी, 13.75%।
ये डाटा डेली बेसिस पे चेंज होता रहता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये बताता है कि कंपेयर टू वर्ल्ड्स लीडिंग करेंसीज यूएस डॉलर या तो स्टेबल है या डेप्रिशिएट कर रहा है, लेकिन कंपेयर टू इंडियन करेंसी ये ऑलमोस्ट देखो 13.75% अप्रिशिएट कर रहा है। डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, इंडियन रुपी। तो देर आर, ऐसा नहीं कह सकते कि सारे वर्ल्ड की सारी करेंसीज के मुकाबले में डॉलर मजबूत हो रहा है इसलिए इंडियन वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है। दिस आर्ग्यूमेंट होल्ड नो गुड, बिकॉज अगर हम कंपैरिजन करें तो वर्ल्ड की मेजर करेंसीज डॉलर के मुकाबले में या तो डेप्रिशिएट इतनी नहीं की हैं या वो एप्रिशिएट की है, डॉलर थोड़ा सा वीक हुआ। तो हमारी मेन फोकस है इंडिया पे कि इंडियन करेंसी कंपेयर टू वर्ल्ड्स लीडिंग करेंसी वो जो है उसकी वैल्यू जो है बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट की है, ये बताती है डाटा 30 जून वर्सेस 30 जून 2026 का है। देन व्हाई इज इंडियन रुपी, अब आते हैं कि इंडियन रुपी फॉल कर रहा है तो कर रहा क्यों है, क्यों इतना फॉल कर रहा है? क्या हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज में बेसिक फ्लॉ है या क्या हो रहा है? देखो इसमें ये सारे कॉजेज बताए हुए हैं कि हमने क्यों ये इंडियन रुपी हैज वीकेंड अगेंस्ट यूएस डॉलर एंड मेजर करेंसीज इन लास्ट टू वर्ल्ड ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लोबल एंड डोमेस्टिक फैक्टर। दोनों कॉम्बिनेशन है, ग्लोबल और डोमेस्टिक फैक्टर्स कंबाइन करके इंडियन रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट कर रही है। क्या क्या है? कहता है डॉलर हैज बिकम स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ ऑफ यूएस डॉलर, high interest rates in US compared to India and other major economies have strengthened the dollar globally, कि डॉलर की वैल्यूज ग्लोबली थोड़ी सी बढ़ रही है और इन दिनों में कुछ ज्यादा ही थोड़ा सा स्टेबल होकर ये अप्रिशिएट कर रहा है। देन राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइस, देखो इंडिया में सबसे बड़ा फैक्टर जो इफेक्ट कर रहा है वो क्रूड, आपको पता है 80 to 85% हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, इंडिया इंपोर्ट्स मोर देन 80% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल नीड्स, हायर ऑयल प्राइस इंक्रीजेस द इंपोर्ट बिल वर्सन द ट्रेड एंड पुट प्रेशर ऑन रुपी, ये रुपए पर प्रेशर डाल रहा है इसलिए ये डेप्रिशिएट कर रहा है। देन ट्रेड डेफिसिट, आपको पता है इंडियाज इंपोर्ट स्पेशली ऑयल, गोल्ड, मशीनरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिमेन हाई कंपेयर टू इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, इसलिए भी इंडियन रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है। देन फॉरेन पोर्टफोलियो outflows, global uncertainties, higher US yields and risk of sentiments have led to outflow of foreign investment from Indian equity market। अगर पिछले आप से एक साल की स्टडी करें तो FII इंडिया में से एग्जिट ज्यादा कर रहे हैं, इन कम है कि उनका इनफ्लो कम है और आउटफ्लो ज्यादा है। और इसी कारण अगर आप देखो तो लास्ट के 2 साल में स्टॉक मार्केट ने कोई ज्यादा आपको रिटर्न्स नहीं दिए हैं। तो ये सेंटीमेंट जो है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है इंडियन रुपी में भी कि इंडिया लेस अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनता जा रहा है, स्पेशली फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इसलिए भी रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है। देन ग्लोबल अनसर्टेनिटी एंड जियोपॉलिटिकल रिस्क, ये आपको मैं बता ही चुका हूं, जब भी अनसर्टन सिचुएशन होगी, जियोपॉलिटिकल रिस्क होंगे, रुपया डेप्रिशिएट करेगा। ये देखो ऑनगोइंग ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, रिसेशन फियर्स एंड सप्लाई चेन disruption increases demand for safe haven assets like US dollar, weakening emerging market, कि जब भी कोई अनसर्टेनिटी आती है तो लोग सेफ हेवन की तरफ जाते हैं और ऑफ कोर्स डॉलर इज स्ट्रॉन्गर देन इंडिया। तो अगर वैल्यू आपकी डेप्रिशिएट कर रही है तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो कम हो जाएगा और आउटफ्लो ज्यादा होगा और आपका रुपया जो है इन कंपेयर टू अदर करेंसीज ग्लोबल अनसर्टेनिटीज में डेफिनेटली फॉल करेगा ही करेगा। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, ये आपको मैं अपनी लास्ट प्रेजेंटेशन में भी बात की कि इंटरेस्ट रेट फेड जब भी बढ़ाने की बात करेगा इंडियन रुपी, जैसे ही यूएस डॉलर अट्रैक्टिव होगा इंडियन रुपी डेप्रिशिएट करेगा। सो दिस इज व्हाट इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, यूएस फेडरल रिजर्व केप्ट रेट हायर फॉर लॉन्गर, ये रेट काफी हाई चल रहे हैं इसलिए ये ज्यादा। हाई गोल्ड इंपोर्ट्स, आपको पता है पिछले साल से गोल्ड और सिल्वर
स्पेशली यहाँ पर बात कर रहे हैं गोल्ड, इसका इंपोर्ट बहुत सेंट्रल बैंक्स भी परचेज कर रहे हैं, और इंडिया वैसे ही कहा जाता है बॉटमलेस वेल है गोल्ड के लिए। गोल्ड की डिमांड, गोल्ड हमारे कल्चर में इसकी डिमांड इंपोर्ट बहुत हाई है। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड फॉर गोल्ड लीड टू हाई इंपोर्ट, इंक्रीजिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट एंड पुटिंग डाउनवर्ड प्रेशर ऑन रुपी। देन वाइडनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट, दीज आर द रीजंस जिसके कारण रुपया डेप्रिशिएट कर रहा है। अब एक्सचेंज रेट ट्रेंड देखो, 83 से शुरू हुए 94, रुपी डेप्रिशिएटेड बाय 13% इन लास्ट 2 years। कहता देखो, इन सिंपल टर्म्स कहूं तो मोर डिमांड फॉर यूएस डॉलर्स एंड लेस सप्लाई ऑफ डॉलर्स इन द मार्केट लीड्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ रुपी। आप इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखें, मैं एक साइड पे होता हूं, इसको आप ध्यान से पढ़ें। स्ट्रेंथ ऑफ यूएस डॉलर, राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, ट्रेड डेफिसिट, फॉरेन पोर्टफोलियो outflows, global uncertainty, interest rate differential, high gold imports, widening current account deficit. These are the reasons. अब फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी वो आपने पढ़ ही लिया, ये ग्लोबल फैक्टर्स हैं, ये डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं। थोड़ा सा और ग्लोबल फैक्टर्स में स्ट्रेंथ ऑफ, इसको डोमेस्टिक और ग्लोबल के टर्म्स में हमने डिफरेंशिएट कर दिया। ग्लोबल में है स्ट्रेंथ ऑफ यूएस डॉलर, राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, ग्लोबल ट्रेड स्लोडाउन, हाई ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये पिछली स्लाइड में बता चुका हूं। और डोमेस्टिक में हाई ट्रेड डेफिसिट, वाइडनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट, हाई फिस्कल डेफिसिट, हाई इन्फ्लेशन, लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, लो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। तो अगर मैं इन ब्रीफ कहूं कि एक तो डॉलर वैसे ही स्ट्रांग हो रहा है, एक जियोपॉलिटिकल टेंशन, एक राइजिंग पेट्रोल इंपोर्ट्स, ये सब, और दूसरा फिस्कल डेफिसिट आपका बढ़ता जा रहा है। ये रीजंस है जिसके कारण आपका रुपया जो है लगातार डेप्रिशिएट कर रहा है। अब इसके बाद इसका इंपैक्ट क्या पड़ा है हमारे पे, देखो, अगर रुपये डेप्रिसिएशन, इंपोर्ट कॉस्ट की जो चीज पहले $1 ₹82 का था, 95 रुपए का, कि 13 रुपए एक्स्ट्रा इंपोर्ट के लिए आपको 13 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। Higher inflation, cost of goods increases, reduces purchasing power of consumers. Then impact on business, higher input cost for import dependent, natural है कि business cost बढ़ेगी। जो import dependent business है वो अगर डॉलर गिरता है तो उसकी वैल्यू, उनकी कॉस्ट बढ़ेगी। Impact on trade, export becomes cheaper and more competitive. इंपोर्ट्स बिकम कॉस्टलियर, एक्सपोर्ट्स उनके लिए चीपर हो गए, हमारे लिए इंपोर्ट्स कॉस्टलियर हो गए, लेकिन पहले ही हमारा इंपोर्ट बिल ज्यादा, एक्सपोर्ट बिल कम है। तो देन हाई एक्सटर्नल डेट बर्डन, रीपेमेंट ऑफ लोन, वो डॉलर टर्म्स में होता है, रुपी टर्म में तो होता नहीं। तो अगर रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट कर रही है तो बर्डन आप पर बढ़ता जा रहा है। इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में विड्रॉ फंड्स, आपको बताई मैंने कि FII आउटफ्लोज हो रहा है, और इसी कारण लास्ट 2 साल में आप मार्केट, शेयर मार्केट में देखो रिटर्न्स ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। देन ओवरऑल इम्पैक्ट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ सेविंग्स इन फॉरेन करेंसी, इफेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। देन RBI, अब बात आता है कि RBI क्या रोल प्ले कर रहा है इसमें। देखो, रोल ऑफ RBI, क्वेश्चन है कि क्या RBI इस डेप्रिसिएशन को रोक सकता है, तो हम कहेंगे टू एन एक्सटेंट कंट्रोल कर सकता है, रोक नहीं सकता, कंट्रोल कर सकता है। देखो क्या, इंटरवेंशन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, RBI buys or sells US dollar in foreign exchange market to reduce excessive volatility. फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम हम फॉलो करते हैं, और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में RBI जो आपका सेल भी करता है और परचेज भी करता है। तो जब आप देखते हो कि रुपया एकदम एक ही दिन में, सपोज कर लो 50 पैसे 60 पैसे गिर गया और बहुत शोर मचता है, तो थ्रू दिस परचेजिंग एंड सेलिंग RBI tries to stabilize the value. Then manage foreign exchange reserves. RBI uses foreign exchange reserves to provide dollars to the market during period of stress, ensuring adequate liquidity. ये स्ट्रेस के टाइम पे डॉलर्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को रिलीज करता है या ज्यादा होल्ड करता है।
देन इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, इसका जो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी है, आरबीआई एडजस्ट पॉलिसी रेट्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी मैनेज करता है, फॉरेन एक्सचेंज स्वैप एंड फॉरवर्ड ऑपरेशन, यूजेस करेंसी स्वैप्स, फॉरवर्ड्स एंड अदर डेरिवेटिव टूल्स टू स्मूथ वोलेटिलिटी। मतलब कहने का ये स्लाइड ये बताता है कि इट डज इंटरफेयर, लेकिन बात यही है कि क्या ये इंटरफेरेंस सफिशिएंट है। इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड देखें आप। हैज आरबीआई सक्सीडेड इन एक्सचेकिंग फॉल ऑफ इंडियन रुपी? सबसे पहले वेयर आरबीआई हैज सक्सीडेड, कहता देखो क्या लिखता था, रिजर्व ऑफ इंडिया हैज बीन सक्सेसफुल इन प्रिवेंटिंग एक्सेसिव वॉलेटिलिटी। इसका रोल वॉलेटिलिटी को चेक करना है, जो एक ही दिन 2 दिन में एकदम ऊपर नीचे होता है, उसको स्टेबलाइज करना। लेकिन अल्टीमेटली जो डॉलर की जो वैल्यू है रुपए की, वो आपके इंटरनल और ग्लोबल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आरबीआई की इंटरवेंशन से कुछ टाइम के लिए स्टेबिलिटी आ सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। अब कहता है कि आरबीआई कहां पड़ा है, कहता प्रिवेंटेड, कहां सक्सीड हुआ, प्रिवेंटेड शार्प पैनिक ड्रिवन फॉल इन रुपी, reduce excessive day-to-day exchange rate, maintain one of the world largest foreign exchange reserves, strengthening market confidence, use monetary policy and liquidity measures। इसने attempt तो किया है through prevented sharp panic fall in rupee, excessive day-to-day exchange rate volatility, है मैंने आपको बताया, बाइंग और सेलिंग से वो कंट्रोल करने की, डॉलर की बाइंग और सेलिंग फ्रॉम ओपन मार्केट से कंट्रोल करने की बात करता है। Where RBI is not succeeded, मैंने कहा कि देखो आरबीआई अकेला अगर आप कहो कि रुपए को की फॉल करने की वैल्यू को कंट्रोल कर लेगा, तो आंसर इज बिग नो। इट कैन कंट्रोल, इट कैन स्टेबलाइज फॉर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए आपको हिम्मत मारनी पड़ेगी, आपने पॉलिसी मेजर्स को इस तरह लाना पड़ेगा कि रुपया आपका स्टेबल हो। देखो क्या कहता है, नॉट सक्सीडेड, रुपी हैज कंटिन्यूड टू वीकन, ग्लोबल फैक्टर्स सच एज यूएस डॉलर, हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस, जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये सब ने रुपया कमजोर किया। इसमें आरबीआई की इंटरवेंशन भी इसको प्रिवेंट नहीं कर पाई। इंडिया परसिस्टेंट डॉलर डिमांड फॉर डॉलर्स कंटिन्यूज टू पुट प्रेशर ऑन द रुपी। व्हाट आरबीआई डज टू मैनेज डेप्रिसिएशन, ये सब कर चुके आप। इंटरवेंशन मैं बता चुका, इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बाइज और सेल्स, मैनेजेस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मैनेज करता है, एडजस्ट इंटरेस्ट रेट्स, लिक्विडिटी मैनेज, और ये देखो ये रुपी वर्सेस यूएस डॉलर इन लास्ट 5 मई 2026 तक का डाटा है कि रुपया लगातार गिर रहा है, अब ये 87 रुपए तक पहुंच चुका है। देखो क्या है कि आरबीआई, देखो मैं कहता हूं कि क्या मैंने निष्कर्ष क्या निकाला कि आरबीआई इज नॉट, आप ये कहो कि सोलली डिपेंडेंट ऑन आरबीआई की ये कंट्रोल कर लेगा, तो ऐसा नहीं है भाई। हमें अपने डोमेस्टिक और डोमेस्टिक लैंडस्केप में चेंज करना पड़ेगा, पॉलिसी मेजर्स लाने पड़ेंगे जिससे स्टेबलाइज हो इंडियन रुपी। देखो इसमें आरबीआई ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू मेंटेन ए फिक्स एक्सचेंज रेट बट टू इंश्योर ऑर्डरली फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये कहते हैं इसका सिर्फ मकसद जो आरबीआई की इंटरवेंशन है कि ऑर्डर बना रहे, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटीज जो एकदम आती हैं उनको स्टेबलाइज किया जाए। अल्टीमेटली जो वैल्यू है वो कहता है आरबीआई इज लार्जली सक्सीडेड, हाउएवर इट cannot permanently stop depreciation when underlying global and domestic economic fundamental exerts sustained downward pressure। कि भाई जब तक ग्लोबल और डोमेस्टिक फैक्टर्स डाउनवर्ड प्रेशर को काउंट रखेंगे तो आरबीआई स्टेबलाइज कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म वॉलेटिलिटी, लॉन्ग टर्म डिप्रिसिएशन नहीं रोक सकता जब तक ये फैक्टर्स इंप्रूव ना हो। कहता है कैन रुपी, बात वही आ गई, कैन दिस डेप्रिसिएशन बी स्टॉप्ड? कहता है यस, इंटरवेंशन बाय सेंट्रल बैंक, थोड़ा बहुत जो मैंने बोला, मॉनेटरी पॉलिसी, राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स कैन इंटरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, की राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टर काउंट करते हैं, इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट होगा, डिमांड पर क्या इम्पैक्ट होगा। मॉनेटरी पॉलिसी, इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लोस, इंकरेज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अट्रैक्ट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। मैंने अभी आपको बताया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करो, लेकिन एफआईआई आपको इस टाइम अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन नहीं मान रहे।
आपको उसको अट्रैक्टिव बनाना होगा। रिड्यूस डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, लोअर, ये देखो कि ये तो आपको पता है कि ये दिस यू कैन डू कि भाई जो नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स हैं उनके लिए फॉरेन एक्सचेंज रिलीज कम कर दो। कहता है लोअर नॉन इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन टू रिड्यूस इंपोर्ट, इंपोर्ट पे डिपेंडेंस कम, इंपोर्ट कम करोगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन वही है कि कैन वी डू इट? ओनली एसेंशियल इंपोर्ट्स शुड बी अलाउड, देन मेंटेन्स मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कीप इन्फ्लेशन कंट्रोल, रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट। इंडिया को अपना फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर्स कम करने पड़ेंगे, रिसीट्स को बढ़ाना पड़ेगा, फिस्कल डेफिसिट को कहता। फिर वो लास्ट में देखो क्वेश्चन आया, कैन द आरबीआई कंप्लीटली स्टॉप डेप्रिसिएशन? बिग नो। RBI can smooth fluctuation, but it cannot stop, and prevent disorderly movement, but it cannot indefinitely defend the exchange rate against strong market forces. Market forces के आगे volatility तो रोक सकता लेकिन बिल्कुल रोक नहीं सकता। Yes, to a considerable extent ये successful रहा volatility check करने में, लेकिन depreciation of Indian rupee is continuing, which is cause of worry। और इसके लिए हमें अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना होगा, इंपोर्ट्स को कम करना होगा। और सबसे लास्ट में मैं कहूँगा कि आप अपनी ऑयल इंपोर्ट्स, लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स। ऑयल इंपोर्ट्स को क्या रिड्यूस किया जा सकता है? एट प्रेजेंट जो हमारी सिचुएशन है, हम कहते हैं कि इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। ऑयल इंपोर्ट्स को आप कम नहीं कर सकते, तो ऑयल का प्राइस आपके मार्केट को, आपके रुपए की वैल्यू को डेप्रिशिएट तो करेगा, लेकिन बाकी अदर फैक्टर्स पे आप कंट्रोल करो, फिस्कल डेफिसिट कम करो, इंपोर्ट्स को कॉस्टलियर बनाओ, एक्सपोर्ट प्रमोट करो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करो। एट द एंड ऑफ द डे कैन दिस गवर्नमेंट बी ब्लेम्ड फॉर दिस? देखो गवर्नमेंट का ब्लेम, आई डोंट थिंक सो कि भी गवर्नमेंट ग्लोबल फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकती है। इट कैन नॉट, इट कैन कंट्रोल ओनली डोमेस्टिक फैक्टर्स। और गवर्नमेंट मस्ट डू, सबसे बड़ी बात है कि फिस्कल डेफिसिट, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को इस तरह रीशेप करे कि फिस्कल डेफिसिट कम हो। और फिस्कल डेफिसिट कम करने के लिए इंपोर्ट्स को आपको कम, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना होगा। फ्रेंड्स क्या कहते हैं लास्ट में? थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। दिस इज माय प्रेजेंटेशन फॉर टुडे। मैं इस तरह के वीडियोस लगातार लाता रहूंगा। आप डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, सी यू अगेन, थैंक यू।